वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं हिस्ट्री में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बच्चों। यह चैप्टर आपके एग्जाम में 10 नंबर लेकर के आएगा, यानी 80 नंबर में से 10 नंबर इस अकेले के चैप्टर से हैं। मैंने इस चैप्टर में पूरी दम लगा दिया है, बढ़िया तरीके से एकदम कंटेंट बनाया है, मज़ेदार कंटेंट है और यह वीडियो आप सभी को बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों। तो मैंने सबसे पहले शुरू किया है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आप लोगों को अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जा करके प्लीज देखिए, वहां तक मैंने नन कोऑपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा इंसिडेंट तक के बता के रखा है। आइए शुरू करते हैं टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सबसे पहले बात करते हैं सर साइमन कमीशन की, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय टॉरी गवर्नमेंट। किस द्वारा हुआ? टॉरी गवर्नमेंट के द्वारा। टॉरी गवर्नमेंट ब्रिटेन की सरकार है। आपको दिखने लगा होगा साइड में फोटोज कि टॉरी गवर्नमेंट के बारे में मैंने लगा रखा है इमेज। ये था टॉरी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, चेयरमैन सर जॉन साइमन। टॉरी गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी है बच्चों ब्रिटेन की, ठीक है। सर जॉन साइमन के चेयरमैन में ये आए थे। एकदम टू द पॉइंट मैंने लिखा है और आप प्लीज अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अराइव्ड इन इंडिया 1928 में ये आते हैं। केम हेयर टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। भारत के संवैधानिक सिस्टम की अगर बात की जाए तो वो कैसे काम कर रहा है उसके बारे में बातचीत करने के लिए यह यहां पे आए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीजन याद रखिएगा। द कमीशन हैज 7 मेंबर्स बट नो एनी इंडियन मेंबर्स। क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, इस कमीशन को बॉयकॉट क्यों किया गया था? तो इस कमीशन को बॉयकॉट किया गया था क्योंकि इसमें 7 मेंबर्स थे लेकिन कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं था। कांग्रेस, मुस्लिम लीग ये सब मिल करके एक स्लोगन साथ वापस आते हैं, साइमन गो बैक का नारा लगाते हैं। और इस दौरान हमारे नेता लाला लाजपत राय की लाठी लगने से मौत हो जाती है। तो लाला लाजपत राय ने यह बात कही थी कि मेरे सिर पर पड़ी लाठी, यानी मेरे सिर पर पड़ी लाठी अंग्रेजी हुकूमत पर आखिरी कील साबित होगी। हिंदी में बोल रहा हूं, सुनिए मेरी बात ध्यान से। इन्होंने यह कहा था कि आपने तो मुझे मार दिया सर, लेकिन याद रखिएगा कि आपके द्वारा जो मेरी हत्या की जा रही है यह आपके द्वारा किया गया आखिरी काम होगा। अब हम भारतीय चुप रहने वाला नहीं है। उसके बाद भगत सिंह ने बहुत अच्छे तरीके से बदला लिया था, वो स्टोरी अलग है बच्चों, मैंने क्लास में बता रखा है। अब यहां पे क्या होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग गो बैक साइमन कहते हैं। अक्टूबर 1929 में क्या कहते हैं? 1929 अक्टूबर में, देखिए बच्चों ध्यान से, 1928 में ये आते हैं। 1929 में क्या कहते हैं? कमीशन रिकमेंड करता है, बोलता है क्या? डोमिनियन स्टेटस ले लो भारत बोलता है नहीं लेंगे। क्या है ये डोमिनियन स्टेटस? क्या है डोमिनियन स्टेटस? क्या है? तो इस स्टेटस का मतलब यह है बच्चों कि आपको अपनी सरकार चलानी है, चलाइए आप सरकार, लेकिन आप रहिएगा अंग्रेजी हुकूमत के अनुसार। आपको अंग्रेजों के अनुसार ही चलना होगा। आप मस्त अपनी सरकार चला सकते हैं, लेकिन अगर कोई काम करना है आपको ब्रिटिश से पूछना ही पड़ेगा, बिना पूछे आप नहीं कर सकते हैं। तो फिर तो वही बात हो गई ना सर कि आप हमें एक तरह से राजगद्दी दे रहे हैं लेकिन गुलाम बना करके रख रहे हैं, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या हुआ था ये मैंने अलग से नोट्स में से निकाल करके आपको यहां पे लिखा है बच्चों। इस साइमन कमीशन का असर क्या हुआ था? दिसंबर 1929 में बच्चों, अक्टूबर 1929 में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन हुआ था। इसमें कांग्रेस ने डिमांड किया, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में डिमांड क्या किया था? 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे यानी पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? पूर्ण स्वराज की बात की गई थी 26 जनवरी 1930 को। 1930 याद रख लीजिए बच्चों, आगे भी मैं पढ़ाऊंगा, पूना पैक्ट में पढ़ाऊंगा कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन का एस्टैब्लिशमेंट किया था। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए शुरू करते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। साल्ट मार्च 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी एक पत्र लिखते हैं इरविन को। किसको लिखते हैं? लॉर्ड इरविन को। और उसमें 11 डिमांड लिखते हैं, स्पेशली साल्ट मार्च की वो लोग बात करते हैं कि साल्ट टैक्स हटाया जाए।
इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की यह शुरुआत थी बच्चों, और नमक एक ऐसी चीज थी जो अमीर और गरीब सभी लोग इस्तेमाल किया करते थे। इट स्टार्टेड फ्रॉम गांधी जी आश्रम साबरमती से दांडी तक। इसे दांडी मार्च भी कहते हैं, साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, साल्ट मार्च भी कहते हैं बच्चों। 240 मील की दूरी थी और सी वाटर को बॉयल करके इस नियम को तोड़ा गया था। साल्ट मार्च को तोड़ा गया था सी वाटर को बॉयल करके। 78 वॉलंटियर्स शामिल थे महात्मा गांधी के साथ जो इसमें आगे बढ़ रहे थे। स्प्रीड कैसे हुआ था और आखिर इस सिविल साल्ट मार्च का आगे प्रचार प्रसार कैसे हुआ? तो किसानों ने कहा कि हम रेवेन्यू नहीं देंगे, हम टैक्स नहीं देंगे। इन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट लॉ को वायोलेट कर दिया और रिजर्व फॉरेस्ट में चले गए लकड़ियों को निकालने के लिए। लकड़ी को निकालने के लिए ये लोग रिजर्व फॉरेस्ट में चले गए, जबकि ब्रिटिश ने यह नियम बनाया था कि आपको रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं जाना है। आगे देखते हैं, कॉलोनियल लॉज वेयर वायोलेटेड। कॉलोनियल लॉज कहने का मतलब जो भी ब्रिटिश ने नियम बनाए थे उन सभी नियमों को वायोलेट कर दिया गया, तोड़ दिया गया था। ये इस तरह इसका प्रचार प्रसार हुआ था। आगे देखते हैं, फिर गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स आया था। गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स आया था वो सुनते हैं। तो अप्रैल 1930 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अब्दुल गफर खान को अरेस्ट कर लिया। किसको अरेस्ट कर लिया? अब्दुल गफर खान को। मई 1930 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। मई 1930 में फिर इनको रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन इनको अरेस्ट कर लिया गया था। महिलाओं को और बच्चों को बहुत बुरी तरह से पीटा गया और इन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया था। लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। और तब सभी लोगों के कहने पे गांधी जी जाते हैं इरविन से बात करने के लिए, यानी लॉर्ड इरविन से बात करने के लिए। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होता है और दिसंबर 1930 को गांधी जी वहां पहुंच चुके थे बात करने के लिए। हालांकि वहां कुछ दिन ठहरते भी है और बातचीत होती भी है। ब्रिटिश बोलते हैं कि ठीक है, हम छोड़ देते हैं आपके लोगों को, बदले में आपको मूवमेंट बंद करना पड़ेगा। लेकिन बोल करके फिर ये मुकर जाते हैं। ये अंग्रेजों की आदत थी बुआ कि नेगोशिएशन फिर क्या होता है, फेल्ड हो जाता है। और जब महात्मा गांधी यहां से, फिर महात्मा गांधी वापस लौट कर चले आते हैं। जब यहां आते हैं तो देखते हैं क्या, एक नए तरह का रिप्रेशन देखने को मिल रहा है, एक नए तरह का चीज देखने को मिल रहा है। जवाहरलाल ने रिप्रेशन मतलब नया तरह के दबाव बनाया जा रहा है, अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं हम इंडियंस को दबाने के लिए। जवाहरलाल नेहरू को भी जेल में डाल दिया गया है, कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया है। इन सभी चीजों को देख करके महात्मा गांधी बहुत टूट चुके थे, क्योंकि इनके पास आदमियों का सपोर्ट भी बहुत कम पड़ गया था और न चाहते हुए भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इस प्रकार इन्हें बंद करना पड़ा यहीं पे। हालांकि वो वापस भी इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन इन्हें मेंबर्स नहीं मिल पाते हैं बच्चों। मैं एक बात कहता हूं, साफ साफ सुनिएगा। अभी मैं बोल रहा हूं कि बच्चों विजडम सीरीज मेरी चल रही है, ठीक है। मेरी सीरीज कौन सी चल रही है? विजडम सीरीज मेरी चल रही है। अगर मैं यहां पे कंटेंट दे रहा हूं और कंटेंट में अगर कुछ गलती होती है तो आप मुझे कहोगे। अगर मैं चैप्टर्स नहीं पढ़ा पाया पूरे अच्छे से एग्जाम से पहले, तो आप मार्केट में क्या कहोगे कि हाँ, स्टडी स्पॉट वाले सर ने मुझे अच्छे से नहीं पढ़ाया, मुझे धोखा दे दिया। तो वही बात यहां पर भी थी बच्चों कि आपने एक बार मूवमेंट बंद कर दिया था। अब जो लोग, यानी आप लोग मेरे साथ देख रहे, तो आप लोग के साथ क्या हो गया, धोखा हो गया। तो उसी प्रकार महात्मा गांधी क्या बोले, महात्मा गांधी जब मूवमेंट क्लोज कर दिए तो जो लोग इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे कि हमें भी कुछ प्राप्त होगा, उन सभी लोगों को बहुत कस के धक्का पहुंचा इस चीज के कारण, ठीक है। तो वो लोग दोबारा शामिल नहीं हुए थे। अब अगले स्नैप में हम देखेंगे क्या कि क्या क्या आखिर कौन कौन से लोग भाग लिए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, उनकी क्या उम्मीदें थी, क्या आशाएं थी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बच्चों मैं फिर से कह दूं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या करिएगा, वीडियोस क्वालिटी में जाकर के 720 या 1080p कर लीजिएगा, या जितना बेहतरीन आप कर सके स्क्रीनशॉट लेने के लिए, और तब आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपको काफी अच्छा विजिबल होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कि हाउ द पार्टिसिपेंट्स सॉ द CDM दैट मीन्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, किस प्रकार देखे थे।
तो रिच पीजेंट्री किस प्रकार, इनके लिए स्वराज का मतलब था कि हाई रिवेन्यू, यानी जो बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहे हैं वो टैक्स कम हो जाए। पुअर पीजेंट्स जो थे वो ये चाहते थे कि जो हमने भाड़ा नहीं भरा है ज़मीन का उसमें कमी होनी चाहिए, लेकिन हालांकि कांग्रेस ने इसे सपोर्ट नहीं किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुअर पीजेंट्स का कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया था बच्चों। आइए बिजनेस क्लास चाहते थे, प्रोटेक्शन चाहते थे, इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशों से अगर कोई सामान आता है तो उस पर ये लोग चाहते थे क्या कि मेरा प्रोटेक्शन बना रहे, मतलब अच्छे से यहाँ सामान आए। फॉर्म्ड इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस का निर्माण करते हैं। फिक्की का भी निर्माण होता है। फिक्की का निर्माण देखिए 1927 में होता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो 1927 में होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे हालांकि शुरू में सपोर्ट करते हैं। और एक बात बता दूं बच्चों, अगर कांग्रेस इंडस्ट्री वालों का सपोर्ट करेगी तो जाहिर सी बात है लेबर का सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, मतलब कि यहां पे इंडस्ट्री वाले भी रहेंगे और मजदूर भी रहेंगे, दोनों का सपोर्ट कांग्रेस नहीं कर सकती, किसी एक का करना होगा। इंडस्ट्रियलिस्ट कौन थे? मेन पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जीडी बिरला, जिन्होंने काफी हद तक इस मूवमेंट को शुरुआत में तो सपोर्ट किया था, बाद में इन्होंने डिनाई भी कर दिया था। वोमेन, महिलाएं भी कहीं पीछे नहीं थी इस मूवमेंट में, ये भी साथ ली थी। हम पहले बोलते महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये भी प्रोटेस्ट में मार्च में भाग ली थी। हालांकि कांग्रेस इनको भी अनविलिंग था, अनिच्छा जाहिर किया था कि मैं वोमेन को अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि इन्हें मेजर पोजीशन, बड़ा पोजीशन मैं नहीं दे सकता हूं, अपनी असेंबली में इन्हें नहीं बिठा सकता हूं, तो महिलाओं का भी साथ इन्होंने नहीं दिया। इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिमिट्स के टॉपिक के बारे में हम देखते हैं तो गांधी जी ने दलित यानी अनटचेबल्स को कहा था, और गांधी जी ने यह कहा था कि हमारे यहां से गरीबी तब तक नहीं मिट सकती जब तक यहां का प्रत्येक व्यक्ति भूखा ना सोए। और हमारे यहाँ ऐसा आज भी है कि आज सभी व्यक्ति खाना नहीं खा पाते, कुछ व्यक्ति खाना फेंक देते हैं, तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो भूख के मारे अपना पानी पीकर गुजारा कर लेते हैं। तो यहाँ पे गांधी जी ने दलित यानी अनटचेबल्स को हरिजन बोला था बच्चों, हरिजन यानी चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा था। और फिर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का स्थापना किया था, जो पीछे भी मैं बता चुका हूं और बोला था कि यहाँ पे वापस आएगा। 1930 में इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी, और तब गांधी जी ने महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र के एक जेल था यरवड़ा जेल, वहां पे महात्मा गांधी ने अनशन किया था, आजीवन अनशन, कि जब तक मैं जीवित हूं आप लोगों का बंटवारा नहीं होने दूंगा। हालांकि पूना पैक्ट को बढ़ावा दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, पूना पैक्ट को बढ़ावा दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। ब्रिटिश तो ये चाहते ही थे कि हम लोग टुकड़ों में बंट जाएं और बंट करके आराम से इन लोगों के द्वारा हम शासित होते रहें, शासन ये लोग हम पे करते रहें। महात्मा गांधी ये बात को समझ चुके थे और वो बोले थे कि नहीं, मैं सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दूंगा, आप हमारे साथ मिल करके रहिए, आप में से भी कोई सामने आइए और नेता बन सकते हैं, मैं वादा करता हूं सभी लोग आपको वोट करेंगे। तो इन्होंने फिर सीट नहीं दिया था। हाँ, ये कहा था कि सीट रिजर्व कर देते हैं काउंसिल इलेक्शन के लिए, तो इसलिए ये राजी हो गए थे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की, मुस्लिम्स के टॉपिक्स की, सुनिएगा ध्यान से। हमारा जो देश है, ये हमारे देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं और मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूं। आइए सुनते हैं मुस्लिम्स के बारे में। मोहम्मद अली जिन्ना आस्क फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मुस्लिम रीजन के लिए, जहां जहां मुस्लिम लोग रहा करते थे उन सभी जगहों के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहा था कि मैं आपसे डिमांड करता हूं, किस चीज की डिमांड करता हूं? सेपरेट इलेक्टोरेट की, मुस्लिमों के लिए एक अलग इलेक्टोरेट दे दिया जाए। लेकिन तभी मिस्टर M.R. जैकर, मिस्टर नहीं है बच्चों, M.R. जैकर है, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है M, क्या लिखा हुआ है बच्चों? M लिखा हुआ है। M.R. जैकर ऑफ हिंदू महासभा हैज डिनाइड इट। M.R. जैकर जो थे हिंदू महासभा के जो हेड एक तरह से थे, वो खड़े होते हैं और साफ साफ बोलते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जी आपकी बात नहीं मानी जाएगी, हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दे सकते हैं। हम आप मुस्लिमों को यहाँ रहने के लिए तो बोल ही रहे हैं सर, हम कहाँ बोल रहे हैं कि आप अलग हो जाओ। हम भारत के देशवासी जो हैं, पूरा भारत एक मिल करके रहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म के लोग हो, हम सभी को मिल करके रहना चाहिए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना अलग ही रट लेके बैठे थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए।
ये था कुछ इंपॉर्टेंट वंस जिसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए बच्चों। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको भविष्य में अच्छे प्रकार से देख सके। वैसे जो भी मैंने पॉइंट्स लिखवाया है, टू द फैक्ट लिखवाया है, सो प्लीज स्क्रीनशॉट इट। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, और अब हम देखेंगे लास्ट टॉपिक, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। आइए शुरू करते हैं। द इमेज ऑफ भारत माता बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड रोट वंदे मातरम इन हिज नोवेल आनंद मठ वाज वाइडली संग। बहुत अच्छे से गाया गया था। इन सभी गानों को, जो वंदे मातरम जो गाना था, ये गाया गया था चारों तरफ, और इमेज ऑफ भारत माता भी चारों तरफ फैला था। द ट्राई कलर फ्लैग जो था वो डिज़ाइन किया गया था बच्चों बंगाल में, और इसमें उस समय में 8 लोटस हुआ करते थे और एक चांद हुआ करता था, जो कटा हुआ चांद हुआ करता था। 1920 के दौरान 1920 के दौरान गांधी जी डिज़ाइन किए थे एक स्वराज फ्लैग, रेड ग्रीन वाइट, जिसके बीच में एक चरखा लगा हुआ था, स्पिनिंग व्हील था बीच में, और ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा किए थे। खैर अब तो हमारा जो झंडा है, हमारे झंडे को डिज़ाइन किए हैं पिंगली वेंकैया, जो काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है उनको, और वो जो हमारा प्यारा तिरंगा काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, जिसके बीच में अशोक चक्र है। और ये जो स्पिनिंग व्हील था, ये सेल्फ हेल्प का प्रतीक था। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे किसका प्रतीक था, सेल्फ हेल्प का, स्वयं का हेल्प करने का। फोक सॉन्ग्स एंड टेल्स वेयर कलेक्टेड, कथाएं भी चुनी गई जगह जगह से कही जा रही थी, उसको उठाया जा रहा था और लोगों को बताया जा रहा था। नतेशा शास्त्री ने द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया लिखा था मद्रास में रहते हुए। भारत का ग्लोरियस डेवलपमेंट हर फील्ड में हो रहा था, और ये एक तरह से फीलिंग ऑफ प्राइड की बात थी। किसकी बात थी? फीलिंग ऑफ प्राइड, बिल्कुल गर्व की बात थी हम भारतवासियों के लिए कि भारत काफ़ी आगे बढ़ रहा था। तो बच्चों ये था चैप्टर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये 10 मार्क्स इस चैप्टर से आने वाले हैं। सो प्लीज़ इस चैप्टर को आप 2 बार 3 बार, जितनी बार आपको मौका मिले आप रिकॉल कर लीजिए। आपको ये चैप्टर मैंने पूरे अच्छे से पढ़ाया है, और एक एक पॉइंट्स को मैंने खुद अपने हाथों से चुन चुन करके लिखा है अलग अलग किताबों से। मेरे पास बहुत सारी किताबें थी, मैंने NCERT को ऊपर रखा है क्योंकि वो मेरे अनुसार अच्छी किताब है SST और हिस्ट्री के लिए खास करके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आइए अब हम आपको ये बताते हैं बच्चों कि आपको मैं पूरा चैप्टर यहाँ करवाऊंगा। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और थोड़ा सा संयम रखिए। पूरा चैप्टर यहीं से आपका कंप्लीट करवाऊंगा, और जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़े हैं उनको तो मेरी बात और अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मैं सच में बता रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में भी मैंने शायद इस तरह के पॉइंट्स न लिखवाए हों, तो सॉरी फॉर दैट, बट आप यहाँ से तो कम से कम कर ही सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगे चैनल तो हर बार की तरह like and subscribe my channel. Thank you very much.